जी, नाम तो चर्चा में ढेर सारे हैं और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट अगर आपको बताएं तो देवेश जी ने एक पूर्वानुमान भी कर दिया था कि भाजपा की सरकार बन सकती है। 38 सीटें इन्होंने कहा था कि जहां पर भाजपा आगे है, जीतने की स्थिति में है, और 37 सीटें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। बाकी 14 सीटों में उन्होंने बताया था कांटे की टक्कर है। तो देवेश भाई, आपका आकलन काफी हद तक सही रहा। भाजपा को ज्यादातर लोग जो है जानकार ये मान के चल रहे थे कि फाइट से बाहर है, फाइट बैक किया पर फाइट से बाहर है, सरकार बनाने की फाइट से बाहर है, पर आपका आकलन ठीक बैठा। देखिए 14 वही सीटें थी जहां पर 165 वोट की जीत हुई है बीजेपी की, 16 वोट की जीत हुई है, 140 वोट की जीत हुई है। तो जिनको मैं कांटे की टक्कर कह रहा था कि कोई भी निकाल सकता है और बहुत नजदीकी मामला रहेगा, दरअसल वैसा ही हुआ है। लेकिन अभी जब हम मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, जी। सौरभ आपने जो 2-3 नाम गिनाए, आप ये मत भूलिए कि भूपेश बघेल एक बीज उगाकर चले गए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया होने का। डॉक्टर रमन सिंह मूलतः छत्तीसगढ़ के नहीं है, उनके घर के जो संस्कार और कल्चर है उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं। जी। और ऐसे में जब रमन सिंह के खिलाफ माहौल जब राज्य में कांग्रेस ने बनाया था, तब ये बात सामने आई थी कि क्यों न छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होना चाहिए राज्य में। जी। तो इसलिए आप सरोज पांडे का नाम लेंगे, आप रमन सिंह का नाम लेंगे, तो फिर राज्य में जिसको बाद में बीजेपी भी पोषित कर दिया छत्तीसगढ़ियावाद को, कि उनके रैलियों में कौशल्या माता की तस्वीर लगाना, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने पर जो निमंत्रण भेजे जाते थे उनमें कौशल्या माता की धरती पर लिखना, जिस मंदिर को कभी बीजेपी ने टच भी नहीं किया था उसका। तो इस तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़िया होना चाहती है बीजेपी भी। और जब आप कुछ होना चाहते हैं तो आप ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि रमन सिंह, सरोज पांडे, जिनका मूल या तो उत्तर प्रदेश है या तो बिहार है, उनको आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन जो बाकी नाम आपने गिनाए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के तौर पर सबको चौंकाएगी, क्योंकि जो हालत मध्य प्रदेश में है वैसे छत्तीसगढ़ में नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जब उनकी सरकार नहीं थी तब भी अगर कोई आदमी चाहता था सरकार आए, शिवराज सिंह चौहान मेहनत कर रहे थे, टाइगर जिंदा है आपको याद होगा। जी। उसके बाद सरकार आई तो लगातार मेहनत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था 6 महीने पहले कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में जा रही है। लेकिन उनके मेहनत के बूते फिर पार्टी सरकार में आई, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल तक बीजेपी है भी ये पता नहीं चल रहा था। जी। आखिरी के 6 महीने में जब अमित शाह और उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है, उन लोगों ने मेहनत की है, नितिन नवीन से लेकर उनके प्रभारी तक, तब ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी है। और फिर पीएससी का मुद्दा उनके हाथ आया, आवास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तब जाके सरकार बनी है। तो कोई एक चेहरा जो छत्तीसगढ़ में राज्य का नेता, राज्य में सरकार बनाने में कारगर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, रमन सिंह पुराने नेता हैं, इसलिए उनसे सलाह मशवरा किया गया, टिकट बांटने में उनसे पूछा भी गया, लेकिन उसी समय ओपी चौधरी से भी पूछा गया, जी। उसी समय विजय शर्मा से भी पूछा गया, उसी समय बृजमोहन अग्रवाल की भी सलाह ली गई। तो इसलिए रमन सिंह कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनको बना दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं, ये बात भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए रमन सिंह को शायद फिर सीएम बनाया जा सकता है। तो पिछले बार तो रमन सिंह सीएम नहीं थे, 14-15 सीटें मिली थी बीजेपी को, उसके बावजूद 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो यह ठीक तरह से जानता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के भरोसे अगर वो रहे तो वही 15 सीटें, या बहुमत आई कभी तो 51 सीटें, 49 सीटें, ये जो 54 का आंकड़ा बीजेपी पहुंच रही है, ये इस आंकड़े पर पहुंचाने वाले अमित शाह है और नरेंद्र मोदी का चेहरा है। इसलिए अब वो छत्तीसगढ़ की बीजेपी को अपने हिसाब से चलाएंगे और इस बार जो है मुख्यमंत्री बनेगा वो उनके पसंद से ही बनने वाला है। बिल्कुल, ये तो तय बात है कि उनके ही पसंद से बनने वाला है। और जाहिर सी बात है कि केंद्रीय आलाकमान की बात करें जो बीजेपी का है, तो उसमें 2 लोगों की मर्जी से ही सब कुछ होने वाला है, सबको पता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। चर्चा सबसे होगी, अंतिम फैसला उनको ही लेना है। अगर नाम एक एक नाम लेकर बात करें तो जैसे हमारे चैनल्स के जो सूत्र हैं उनके अनुसार सबसे बड़ा नाम अरुण साव का है। तो अगर इस नाम की चर्चा करें देवेश, तो आपको क्या लगता है कितना प्रबल दावेदार हैं वो? देखिए बहुत प्रबल दावेदार है, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जातिगत आरक्षण देने के लिए उन्होंने क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा किया था। क्वांटिफाइबल डेटा की जो रिपोर्ट है, जो कि राज्यपाल के पास नहीं पहुंची लेकिन लीक हो गई, हम लोगों तक आ गई है, जिसमें 11% साहू वोटर है राज्य में। ओबीसी जिसको बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसमें सबसे ज्यादा वोटर साहू वोटर है जो 11% है। दूसरे नंबर पर यादव वोटर है जो 8.5% है। उसके बाद बरेट वोटर है जो भी लगभग 8% के आसपास है। कुर्मी वोटर जो है वो लगभग 2.5% है कुर्मियों की आबादी राज्य में, 5वें नंबर पर आते हैं। उसके पहले मरार भी आते हैं जो सब्जी भाजी उगाने का काम करते हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के जाति समीकरण के आधार पर
अगर बीजेपी को लंबी बैटिंग करनी है, बहुत देर तक पिच पर जमे रहना है, तो अरुण साव उनके लिए सबसे कारगर हो सकते हैं और सबसे मुफीद चेहरा हो सकते हैं। इसलिए भी कि अरुण साव कोई टपके हुए नेता नहीं है। अरुण साव जब कॉलेज की पढ़ाई करते थे तब अविभाजित बिलासपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक हुआ करते थे। जी। उनका बैकग्राउंड संघ का है, उनका बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद का है। वह दिगर बात है कि पारिवारिक चुनौतियां होती हैं, कुछ को पेट पालना पड़ता है, कुछ सरकार चलाते हैं, तो इसलिए वो वकालत में लग गए और वकालत करते करते उप महाधिवक्ता रहे। तभी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस बार 11 सीटें लोकसभा की बदलनी है। उनको लोकसभा की टिकट मिल गई। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, पहली बार कोई चुनाव ही लड़े वो लोकसभा का, और उसमें बिलासपुर से वो जीत कर गए और बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में कहा जाए कि भाई राज्य में तो वो चेहरा है, प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष है, और ऐसे में जब उनके चेहरे पर चुनाव हुआ और जीत कर आए हैं तो सबसे मजबूत दावेदारी उनकी बनती है। जाति के आधार पर भी, बुद्धिमत्ता के आधार पर भी, वकील हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, कौशल के आधार पर भी, और सबको साथ लेकर चलने के मामले में भी उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का रहा है। तो इस लिहाज से सबसे मजबूत दावेदारी उनकी है। लेकिन यहीं पर मैं दूसरी बात कहूंगा आपको कि बीजेपी में जो दिखता है वो तो कम से कम नहीं होता है, जो नहीं दिखता है दरअसल वही होता है। ओपी चौधरी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए अमित शाह और मोदी बड़ा नाम है, क्योंकि मुझे याद है देवेश, ओपी चौधरी को लेकर खुद अमित शाह ये ऐलान भी कर गए थे, उनका प्रचार करने पहुंचे थे, उस क्षेत्र में पहुंचे थे कि आप इस आदमी को, ये अपनी नौकरी छोड़ के आया है, आईएएस की नौकरी छोड़ के आया है, इसको विधायक बनाइए, बड़ी जिम्मेदारी देने का काम मैं करूंगा, ये वो ऐलान कर गए थे बाकायदा। बड़ा आदमी तो मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। हाँ। और सेम यही बयान उन्होंने जशपुर में विष्णुदेव साय को लेकर भी दिया था। अच्छा। विष्णुदेव साय सांसद रहे हैं। विष्णुदेव साय मोदी कैबिनेट के पहले कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ से। दूसरे कैबिनेट में रेणुका सिंह इस समय मंत्री हैं। तो आप ये देखिए कि उनको भी उन्होंने यही कहा है और ओपी चौधरी को भी यही कहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ती किसकी ज्यादा है, उनके गुडबुक में कौन है। अमित शाह और मोदी के गुडबुक में छत्तीसगढ़ में अगर उनको बहुत सटीक सलाह किसी से लेनी है, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने विमान से उतरते हैं वायुसेना के, उसके बाद पहली बार अगर किसी से मुलाकात करके कोने पर ले जाकर 5 मिनट 10 मिनट की बातचीत होती है कि क्या माहौल है, बताओ क्या चल रहा है, तो ये प्रदेश में ओपी चौधरी है। ओपी चौधरी की आयु कम है इस समय, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी की आयु कम है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस की आयु कम है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को भी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ऐसा, कि वो देखना चाहते हैं कि लंबे समय तक कौन हमारा साथ देगा। क्योंकि उनका एक मकसद तो देश की सत्ता पे काबिज रहना है और दूसरी तरफ पार्टी और संगठन के भीतर भी काबिज रहना वो चाहते हैं बहुत लंबे समय तक। तो इसलिए संगठन पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कई राज्यों में आपके बनाए हुए मुख्यमंत्री बने, ऐसी उनकी मंशा रहती है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इसलिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और इसलिए ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ में अवसर दिया जा सकता है।